जो टॉपिक हम लोग देख रहे थे, ठीक है, क्वांटम नंबर्स के बारे में, ठीक है, क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, सारा कुछ हमने देखा। वी हैव 4 क्वांटम नंबर्स: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक हो गया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप लोग डिस्कस कर चुके थे, मैंने पिछले लेक्चर में आपको डिस्कस करवा दिया था कि बोर्स ने डिफरेंट एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट किया एन से। दीज आर कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बाय श्रोडिंगर। बाद में श्रोडिंगर ने इन एनर्जी लेवल्स को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का नाम दे दिया। वो कहता है जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नॉन जीरो है, नॉन जीरो वैल्यू है, पॉजिटिव इंटीग्रल हो सकते हैं अप टू इंफिनिटी, यानी कि वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन हो सकती है, जीरो नहीं हो सकती, ना ही इसकी वैल्यू नेगेटिव में जा सकती है। द वैल्यू ऑफ एन रिप्रेजेंट द शेल। जो एन की वैल्यू है वो आपको शेल्स के बारे में बताते हुए एनर्जी लेवल इन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, और वो शेल्स बताती है जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। इसे हम एल के एम एन से डोनेट कर रहे होते हैं। वेरियस एनर्जी लेवल है। अगर आपके पास एन क्वांटम नंबर 1 है तो दैट्स मीन इट इज अ के शेल। ठीक है, अगर आपके पास एल है दैट्स मीन इट इज दी एन इज इक्वल टू 2 शेल। ठीक हो गया। इसके अलावा ये एन जो होता है ये डिटरमिन करती है हमें कि आपका इलेक्ट्रॉन एटम के किधर मौजूद है, लोकेशन ऑफ एन एटम बताती है। सेकेंडली ये हमें बताती है द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, कि आपके इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या है। ग्रेटर द वैल्यू, जितनी एन की वैल्यू ग्रेटर होती जाएगी ऑब्वियसली इसका मतलब है वही उतना ही आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या होता जाएगा, दूर होता जाएगा। इट इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द साइज। इसका मतलब है जितनी एन की वैल्यू ज्यादा होगी आपको साइज का भी पता चलता जाएगा कि आपके एटम का साइज क्या है। ठीक है, ऑब्वियसली जितने एन ज्यादा होंगे उतने नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होंगे और साइज क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। ये हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बताती है किसी शेल में। ठीक है, बोहर रिजल्ट हेल्प अस इन टू नो द रिलेशनशिप ऑफ डिस्टेंस एंड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बोहर जो होता है हमें हेल्प कर रही है किसके बारे में जी, रिलेशनशिप ऑफ द डिस्टेंस, कि आपका जो है वो रिलेशनशिप डिस्टेंस और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या है हमें इजीली पता चला। ऑब्वियसली जितना एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब हमने पढ़ा था जी, अगर आपको याद हो, कि आपका एनर्जी का और आर का डिस्टेंस इनवर्स रिलेशन है। जितना आर ज्यादा हो जाएगा, डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा, एनर्जी उतनी क्या होती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। अगला जी आपके पास क्वांटम नंबर है जी एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, इट इज ऑलरेडी मेंशन इन द डिफेक्ट ऑफ बोहर्स मॉडल। ये बोहर्स के मॉडल के डिफेक्ट्स में जो है ऑलरेडी मेंशन है कि द स्पेक्ट्रोमीटर ऑफ हाई रिजॉल्विंग पावर shows that an individual line in the spectrum is further divided into several fine line। कहते हैं जब हमने क्या किया जी, जो आपके पास स्पेक्ट्रम आया था हमने उसे हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रम, अगर आपको याद हो हमने बोर्ड्स के डिफेक्ट में पढ़ा था कि हाई रिजॉल्विंग एक स्पेक्ट्रम आया है आपके पास, इसे हम हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रम में जब क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं विद हाई रिजॉल्विंग पावर, तो हम देखते हैं कि स्पेक्ट्रोमीटर इस स्पेक्ट्रा का हमें शो करवाता है कि ये एक लाइन जो है ये बहुत सारी फाइन लाइन से मिलकर बनी हुई है। जो हमें किसने नहीं एक्सप्लेन की, ये हमें एक्सप्लेन नहीं की, किसने, बोहर्स ने एक्सप्लेन नहीं की। दिस थिंग कैन बी एक्सप्लेन बाय सेइंग दैट ईच शेल, इसका मतलब है कि हर शेल जो है उसका सब शेल है, इनके के जो है इसका क्या है, फर्दर ये डिवाइड हो रहा है किसके अंदर, सब शेल के अंदर। ठीक है, हर शेल का अपना सब शेल मौजूद है। सो ओनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज नॉट इनफ टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इनफ नहीं है। देयर इज एन अदर सबसाइडरी क्वांटम नंबर, कोई और क्वांटम नंबर होना चाहिए जो एक्सप्लेन करे, और फिर हमने इंट्रोड्यूस करवाया इन फाइन लाइंस को एक्सप्लेन करने के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द सबशेल। ये आपको सबशेल्स को रिप्रेजेंट करता है। द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो क्या होती है, एल होती है। ठीक है, हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एल से, और इसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3, आप कह सकते हो n माइनस 1, यानी कि n में से एक माइनस कर दो तो आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर है। मतलब क्या हुआ इसका, कि अगर आपके पास n क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, तो l क्या होगा, इसकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि हमने कहा था n माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0। अगर n आपके पास क्या होगा, 2 होगा, तो l की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, अगर n आपके पास क्या होगा, 3 होगा, तो l की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। इसी तरह n अगर आपके पास क्या होगा, 4 होगा, तो l की वैल्यू क्या होगी, आपके पास 3 होगी। ठीक है जी, इस तरह एक 1 लेस देन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है जी, इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन n, इसकी वैल्यू n पे डिपेंड कर रही है। द वैल्यू रिप्रेजेंट डिफरेंट सबशेल, ये वैल्यू डिफरेंट सबशेल्स को रिप्रेजेंट कर रही है विच आर डिजाइन बाय स्मॉल लेटर एस पी डी एन एफ। आप लोगों ने पढ़े होंगे एस पी डी एस सबशेल, पी सबशेल, डी एन एफ। दे स्टैंड फ्रॉम एस फॉर शार्प, एस जो है वो किसको कहते हैं जी, शार्प को कहते हैं। पी किसको कहते हैं, प्रिंसिपल को कहते हैं। ठीक है जी, एफ जो इसमें आया है वो फंडामेंटल है, और डी जो है वो डिफ्यूज है। दीज आर स्पेक्ट्रल टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द सीरीज ऑफ लाइन। ये क्या करते हैं, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम में जो फाइन लाइंस होती हैं इनको एक्सप्लेन करने के लिए यूज हो रही है। द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम, ऑब्वियसली 0 से स्टार्ट होगी क्योंकि 1 लेस देन n है।
सब शेल में वी हैव डिफरेंट शेप। अब क्या, तो सब शेल की जो होती है वो शेप डिफरेंट होती है, डिपेंड करती है किस पे, वैल्यू ऑफ एल पे। एल की इट में भी स्फेरिकल भी हो सकती है, डम्बल्स भी होते हैं, और या कॉम्प्लिकेटेड शेप भी होती है। द वैल्यू ऑफ एल इज रिलेटेड टू द शेप ऑफ सब शेल। जो ऐसी एल की वैल्यू होगी उसी के अकॉर्डिंग उसकी शेप भी होगी। जैसे अगर आपके पास क्या आता है जी, आपके पास एल अगर 0 आ रहा है, ठीक है, एल अगर 0 है तो ये सब शेल क्या होगा, एस होगा, ठीक होगा। इसकी फेस क्या होगा, इसका फेस क्या होगा, स्फेरिकल होगा। अगर एल इज इक्वल टू 1 आ रहा है तो इसका मतलब वो पी सब शेल है, और उसका शेप क्या है, डम्बल। डम्बल्स आपको पता है जिस तरह को कहते हैं। और अगर एल इज इक्वल टू 2 आ रहा है तो इसे डी कहेंगे, और कॉम्प्लिकेटेड। और एल अगर 3 आ रहा है तो ये क्या होगा, एफ सब शेल होगा, ठीक हो गया। ये सारे सब शेल्स हैं, क्योंकि 0 की जो वैल्यू होती है वो एस को रिप्रेजेंट कर रही है, 1 की वैल्यू जो होती है वो पी को रिप्रेजेंट कर रही होती है, और 2 की वैल्यू डी को, और 3 की वैल्यू एफ को रिप्रेजेंट कर रही होती है आपके पास। जी, द रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड अज़ीमुथल क्वांटम नंबर इज आर सॉल्विंग। क्या क्या रिलेशन है, अब आपके पास रिलेशनशिप है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्या रिलेशन जी, एन इज इक्वल टू, अगर आपके पास क्या आता है, 1 आता है तो इट इज कॉल्ड के शेल। तो ये आपके पास क्या है जी, के शेल है, ठीक है, के शेल है। अगर के शेल है, एन की वैल्यू 1 है तो दैट्स मीन एल की वैल्यू क्या है, 0 है। तो हम क्या आएंगे, एल की वैल्यू 0 को कहते हैं एस सब शेल कहते हैं, शुड बी 1, यानी कि आपके पास के में, के पास सिर्फ और सिर्फ 1 एस मौजूद है, क्योंकि एक है। अगर एन की वैल्यू 2 है तो आपके पास एल क्या होगा, वो क्या हो सकता है, 1 होता है। अब इसकी वैल्यू 2 आ रही है, 0 भी होगी और 1 भी होगी, यानी कि आपके पास एन जो है अगर 2 है तो ये आपने पढ़ा होगा जी 2s एन 2p आ गया आपके पास, यानी कि एक 2s है और एक 2p है। अगर n की वैल्यू 3 है तो दिस इज m सब शेल। अब इसमें तीनों वैल्यूज आ रही है, 0 1 2 और 0 1 एंड 2 3 है ना, तो 3 आ गए। तो 1 0 इसमें क्या है, s है, तो ये 3s हो गया। 3 कहाँ से आया, n से आया। l अगर इज इक्वल टू 1 है तो ये क्या होगा, 3p होगा। और l इज इक्वल टू 2 है तो ये 3d हो गया आपके पास, ठीक है। इसी तरह अगर n इज इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो इसकी 4 वैल्यूज हैं, 1 l में 1 2 एंड 3। 0 है तो क्या होगा, s होगा। 1 है तो क्या होगा, p होगा। 2 है तो क्या होगा, d होगा। 3 है तो क्या होगा, f होगा। अभी कौन सा है शेल, 4 है तो इसका मतलब 4s 4p 4d एंड 4f आ गया आपके पास। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। 1s 2s एक्सेट्रा, द डिजिट्स रिप्रेजेंट, जो डिजिट्स हैं वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। एल वैल्यू आल्सो अनएबल टू कैलकुलेट। अब हम एल की वैल्यू के जरिए हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि हर सब शेल में, कि एस में, पी में, डी में और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और इसको कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला है वो क्या है जी, 2 प्लस 1, ठीक हो गया। इस फार्मूला के जरिए आप कैलकुलेट कर सकते हो कि हर सब शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैसे हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एल की वैल्यू 0 है तो हम क्या कर रहे हैं जी, वैल्यू को पुट करते हैं जी, 2 एल की जगह 0 आ जाएगा, +1, तो दैट्स मीन क्या होगा जी, 2 0 0 एंड 2 0 0 प्लस 1 क्या होगा जी, 1 हो जाएगा। तो दैट्स मीन 2, यानी कि एस में कितने आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। इसी तरह अगर आप पुट करते हो वैल्यू किसको जी, एल इज इक्वल टू 1 की वैल्यू पुट करते हो तो दैट्स मीन 2 एल की वैल्यू 1 आ गई, +1 आ गया आपके पास, 2 प्लस 1 ये आ गया, 2 एंड 3 इज इक्वल टू 6, यानी कि आपको पता है जी पी में कितने आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसी तरह अगर आप डी की वैल्यू पुट करोगे तो डी में 10 आ सकते हैं। एफ की वैल्यू पुट करते हो, एफ में क्या आ सकते हैं, 14। इस फार्मूला के थ्रू, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, एमसीक्यूज में आता है। इस फार्मूला के थ्रू आप क्या कर सकते हो जी, फाइंड आउट कर सकते हो कि हर सब शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं आपके पास जी। अगला है जी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आपको याद हो तो बोर्स में अगेन ये एक डिफेक्ट था, ठीक है, जिसमें हमने रीमान इफेक्ट पढ़ा था कि जब हम क्या करते हैं, अपने लाइन स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो आपकी लाइन स्पेक्ट्रम मैग्नेटिक फील्ड के असर की वजह से फर्दर लाइंस में डिवाइड हो जाती हैं, और दीज लाइंस आर कॉल्ड रीमान इफेक्ट। जिसे क्या कहते हैं जी, रीमान इफेक्ट कहते हैं। तो बोर्ड का भी इट हैज बीन मेंशन्ड दैट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो आपके स्पेक्ट्रल लाइंस को स्प्लिट कर देता है, फर्दर लाइन तोड़ देता है, कम डिवाइड कर देता है फर्दर लाइंस में। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग थर्ड क्वांटम, इस मैग्नेटिक लाइंस को एक्सप्लेन करने के लिए थर्ड क्वांटम नंबर आया विच इज कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है जी, 0 से +1 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3। इसकी वैल्यू जो होती है वो डिपेंड कर रही होती है किस पे, एल पे। यानी कि अब इसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड कर रही है एल पे। कैसे डिपेंड कर रही है वो चेक कर लेते हैं जी। एल अगर 0 होगा तो एम की वैल्यू भी क्या होगी आपके पास, 0 होगी। एल 0 है तो एम की वैल्यू भी आपके पास क्या है जी, 0 है।
ठीक है। L इज इक्वल टू 1 है तो दैट्स मीन M क्या होगा आपके पास 0 भी होगा और प्लस -1 भी होगा। इनके P जो होता है आपको अगर आपको थोड़ी देर पहले याद हो, मैंने एक चीज़ बताई थी कि P जो होता है या आप लोगों को पता होगा कि P जो होता है वो PX, PY और PZ में डिवाइड हो रहा होता है। वो अब क्यों होता है? क्योंकि इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आ रहे हैं, मैग्नेटिक लाइंस आ रही हैं। यानी कि मैं आपके पास अगर L इज इक्वल टू 1 है तो ये आपके पास क्या है? P है, ठीक है। और अगर P है तो इसका मतलब आपके पास जो M की वैल्यू है 0 भी है, +1 भी है और -1 भी है। ठीक हो गया। तो अगर 0, 1 और 2 है तो दैट्स मीन इट्स PX, PY और PZ। तो आपके पास तीन क्या आ जाएंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू। दीज आर डीजनरेट ऑर्बिट। डीजनरेट का मतलब इन सब की एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। इतना L इज इक्वल टू 2 है तो अब 2 पुट करोगे तो M इज इक्वल टू क्या होगा? 0 भी होगा, +1, -1 भी होगा और +-2। अब कितने बन गए? 5 बन गए। तो इसका मतलब D के पास जो होते हैं वो 5 डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। इसी तरह अगर F की बात करते हैं, F3 है तो 0 भी होगा, +1, -1, +1, -2 प्लस -3 भी होगा। तो वो आपके पास कितने हो गए टोटल जो हैं वो बन गए आपके पास 7 बन गए। ठीक हो गया। 1 2 3 4 5 6 7। तो यानी कि एफ के पास कितने होते हैं? 7 डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक हो गया। तो हमें इतना डीजनरेसी का पता चल जाता है। दिस अबव डिस्क्रिप्शन शो दैट अ गिवन वैल्यू ऑफ एल द टोटल वैल्यू ऑफ एम आर। अगर आपने एम की वैल्यू निकालनी तो आप फार्मूला भी यूज कर सकते हो विच इज 2l+1। ठीक है। एक्चुअली द वैल्यू ऑफ एम गिव अस इंफॉर्मेशन। वैल्यू जो एम है वो हमें इंफॉर्मेशन बताती है किसके बारे में? डीजनरेसी ऑर्बिटल के आपके हर ऑर्बिटल में कितनी डीजनरेसी मौजूद है। ठीक है। डीजनरेसी का मतलब सेम एनर्जी लेवल्स मौजूद है। इट टेल्स अस द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज। ये हमें वेज भी बताती है इन विच एस पी डी एंड एफ सबशेल्स कैन बी अरेंज अलोंग एक्स वाई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। की जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो एस पी डी और एफ ऑर्बिटल्स अपने आप को किस तरह 3 डायमेंशंस में अरेंज कर लेती है। Thus different value of m जो होती है for a given value of l represent the total number of different spaces orientation for a subshell। तो हम कह सकते हैं कि m की वैल्यू जो होती है वो हमें बताती है कि l के जो सब शेल्स हैं वो स्पेसेस के अंदर किन किन ओरिएंटेशन, किन किन डायरेक्शन में अपने आप को अरेंज करते हैं। इन केस ऑफ एस में देखा है कि जो l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी 0 है। तभी आपके पास जो s होता है वो स्फेरिकल शेप में होता है। ठीक है। जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, वो किसी स्पेस में मौजूद नहीं होता। सो एस सबशेल इज नॉन सब डिवाइडेड इन एनी ऑर्बिटल। इस एस सबशेल जो किसी ऑर्बिट में डिवाइड नहीं है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन ऑल द डायरेक्शन। इसका मतलब आपके इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जो है हर डायरेक्शन में क्या होती है? सेम होती है। इट इज स्फेरिकल होता है और सिमेट्रिकल ऑर्बिटल होता है आपके पास। फॉर पी सबशेल्स एल की वैल्यू अगर 1 है तो एम क्या है? 0 + 1 2 है। दैट्स मीन एम जो है वो आपके पी शेप पे अप्लाई करे तो आपके पास 3 ओरिएंटेशंस आती हैं। 3 ओरिएंटेशंस कौन कौन सी हैं आपके पास जी? एक अलोंग क्या है आपके पास? एक्स एक्सिस, जिसे आपने पी एक्स का नाम दे दिया। ठीक है। एक अलोंग क्या है? पी एक्स के अलोंग आ रहा है। एक आपके पास कौन सी आ रही है जी? वाई एक्सिस के अलोंग आ रही है दिस वन। या आपके पास इलेक्ट्रॉन इधर से मिल सकता है। एक आपके पास जेड एक्सिस के अलोंग आ रही है। 3 डायमेंशंस में आपके पास अरेंज है। फॉर डी सबशेल एल इज इक्वल टू 2। डी सबशेल में एल क्या होता है? 2 होता है। एम क्या होता है? 0 1 2। अब यहाँ पे 5 ओरिएंटेशंस आ रही हैं। ठीक है जी। 5 ओरिएंटेशंस कैसी होती हैं डी में? ठीक है। डी में ऐसे होती हैं जी, डी एक्स वाई 1, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये टोटल कितने आ गए आपके पास? 5 ओरिएंटेशंस आ गई। ठीक हो गया। ये इन्होंने एक्सप्लेन भी की हुई है। अगर आप देखो डी एक्स -2 में आ रहा है, वाई एक्स -1, दिस वन, ये टोटल 5 ओरिएंटेशंस आपके पास आ गई। इसी तरह अगर आपके पास एफ की वैल्यू एफ सब शेल आ रहा है तो एल की वैल्यू 3 होगी। एम की वैल्यू क्या होगी? +1 प्लस -1 प्लस -3। कहते हैं इसकी कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है तो हम थोड़ा सा इसे डिस्कस नहीं करते क्योंकि शेप बहुत कॉम्प्लिकेटेड आती है। ठीक है। द होल डिस्कशन ये हमें बताती है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है वो हमें डिटरमिन करता है किसके बारे में? ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल एंड इट इज आल्सो कॉल्ड डायरेक्शन के बारे में करता है। तो हम इसे ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो दूसरा नाम है वो ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर है। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्या होता है? स्पिन हम कहते हैं कि अपने ही एक्सिस के अलोंग जो है कोई चीज अगर क्या कर रही होती, रिवॉल्व कर रही होती है और स्पिन। ठीक है। आप जैसे अपने अपने ही एक जगह पे खड़े हो और रिवॉल्व कर रहे हो, घूम रहे हो और उस पॉइंट से नहीं हिल रहे, दिस इज कॉल्ड स्पिनिंग। अल्कली मेटल्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। आपको पता है जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। इनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटरमोस्ट शेल में। वी कैन रिकॉर्ड देयर एमिशन स्पेक्ट्रम। हमें जब इनका एमिशन स्पेक्ट्रम मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। व्हाट इज एमिशन स्पेक्ट्रम? कि जब आप किसी चीज पे क्या करते हो, लाइट फॉल करवाते हो तो उसमें से क्या होती है, या हीट
हीट अप करते हो तो उसमें से रेडिएशंस बाहर आती हैं और ये रेडिएशन स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू देखी जाती हैं, तो हम इसे कहते हैं जी इसका जो स्पेक्ट्रम है वो एमिशन स्पेक्ट्रम है। व्हेन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जंप करता है फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट यानी कि हायर लेवल से टुवर्ड्स लोअर, यानी कि हायर लेवल से जब वो लो लेवल की तरफ वापस आ रहा होता है तो क्या होता है जी, ऑब्वियसली आपको पता है जी एनर्जी रिलीज होती है व्हेन द स्पेक्ट्रम आर ऑब्जर्व, और जब इस स्पेक्ट्रम को हम देखते हैं बाय मीन ऑफ हायर रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए, तो लाइन स्पेक्ट्रम इज फाउंड टू कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। तो हम देखते हैं कि आपका स्पेक्ट्रम जो है वो दो पेयर ऑफ लाइंस पे कंसिस्ट कर रहा है, व्हिच इज कॉल्ड डुबलेट इन लाइन स्ट्रक्चर, जिसे डुबलेट लाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। वी शुड कीप इन माइंड दैट डुबलेट लाइन स्ट्रक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी है कि आपका डुबलेट स्ट्रक्चर जो है वो आपके हाइड्रोजन के फाइन स्पेक्ट्रम से टोटली तौर पे डिफरेंट है। इसकी नेचर क्या है, डिफरेंट है। क्यों नेचर डिफरेंट है? क्योंकि इसमें आपका इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमिशन स्पेक्ट्रम के थ्रू आया है। इट शुड बी मेड क्लियर दैट द लाइंस ऑफ डुबलेट लाइन स्ट्रक्चर आर वाइडली सेपरेटेड। क्या होता है जी, जो दो डबल लाइंस होती हैं वो एक दूसरे से बहुत बहुत दूर होती हैं, व्हाइल दोज ऑफ फाइन, जबकि आपके पास जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स में होता है ये फाइन लाइंस एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब होती है। तो ये डिफरेंस है आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर में। और स्पिन क्वांटम नंबर में क्या होता है, वाइडली स्पेस है, बहुत ज्यादा स्पेसेस होती हैं, जबकि आपके पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में जो लाइंस होती हैं वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब होती हैं, फाइन लाइंस। इन 1925 में गोल्डस्मिथ एंड अल्मेज सजेस्टेड दैट एन इलेक्ट्रॉन व्हाइल मूविंग इन एन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस आल्सो रोटेट और स्पिन। कहते हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन, ये इन दो साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन अगर आपका न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है तो एट द सेम टाइम वो अपने एक्सिस के अलॉन्ग भी स्पिन कर रहे हैं, ना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है आपकी जमीन भी अगर देखो, अगर सन के गिर्द रिवॉल्व कर रही है तो एट द सेम टाइम वो अपने एक्सिस के गिर्द भी क्या कर रही होती है, स्पिन कर रही होती है, आइदर इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी जो होते हैं अगर वो न्यूक्लियस के गिर्द रोटेट कर रहे हैं तो एट द सेम टाइम वो अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन भी कर रहे होते हैं, ना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला डायरेक्शन डिपेंड करता है। इसे सेल्फ रोटेशन कहा जाता है। द स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन इज एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड एंड हेंस आर कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट। ये स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन्स की जो मोमेंट होती है, आपको पता है, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ के आ रहे हो कि जब भी कोई चीज रिवॉल्व करती है तो एट द सेम टाइम मैग्नेटिक फील्ड्स कुछ प्रोड्यूस हो जाती हैं, तो इसका मतलब है इनके पास मैग्नेटिक मूवमेंट भी मौजूद होगी। ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड आर जनरेटेड बाय क्लॉकवाइज एंड ऑब्वियसली जब आपके पास एक चीज क्लॉकवाइज मूव कर रही है, ठीक है, और एक चीज क्या कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, तो इन दोनों के रिजल्ट से क्या होगा, रिजल्ट से मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगी। ये स्पिनिंग जो होते हैं, ये स्पिनिंग मोशन जो होती है, बेसिकली इसका जो स्पेक्ट्रम आता है वो आपके पास डुबलेट लाइन स्ट्रक्चर स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो ये 4 क्वांटम नंबर्स थे जो हमने एक्सप्लेन किए, ठीक है जी। फ्रॉम ऑल फर्स्ट 4 शेल्स आर समराइज, आपके पास क्या है जी, इसकी समरी लिखी हुई है, क्लियर आपको हो गया होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक समरी है, ये आपकी बुक में भी मेंशन हुई है, देख लीजिएगा, मैंने बड़ी क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया हर एक को, ठीक है। जैसे के शेल है, के का क्या है आपके पास, n इक्वल टू 1 आता है, ठीक है। इसका l क्या होगा, l 0 होगा, अगर 0 होगा तो ये s है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 है, यानी कि s स्फेरिकल फॉर्म में होता है। स्पिन इसकी +1, -1 और 2 आ जाती है। बिल्कुल इसी तरह ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी, आप इसे पढ़ोगे तो आपको बहुत क्लियरली एक्सप्लेन हो जाएगा।